हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। बच्चे, इसमें स्पेशली ये जो वीडियो है ना, क्लास 8 के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक क्लास 8 में मेंशन की गई है। साथ ही साथ उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है जो तैयारी कर रहे हैं अपने, बेसिकली बीपीएससी यूपीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बीपीएससी बिहार में जो एग्ज़ाम्स आई है टीचर्स के लिए, तो उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपकी एक शेयरिंग हमें मोटिवेट करता है और हम नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए मोटिवेट रहता हूँ। तो बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्कस हम करेंगे क्या? तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, and now the feature of the constitutions, why we constitution need for us, and what is the source of constitutions of sources of Indian constitution. So these all terms we discuss in this video. So now you all uh, watch this video till end. First of all, we know about constitutions. Constitution is a French word. Constitution जो है आपका एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से ली गई है, जिस लैटिन वर्ड का नाम है कॉन्स्टिट्यूटो, कॉन्स्टिट्यूटियो। That means important law. I repeat, constitutions is a French word and constitutions taken from a Latin word constitutio, which means an important law. Is it clear? Okay. Constitutions play crucial role in the proper functioning of democratic government. We know there are so many types of government, but democracy is the important based form of the government. So that's why we can say that in democratic functioning of a democratic, we need a constitution. So that's why finally we say constitutions play important role in the proper functioning of democratic country. Okay, now let's again we discuss मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में क्या क्या प्रोसीजर लगे, कितने मेंबर्स काम किए और कमेटियाँ कितनी बनाई गई, और फाइनली इम्प्लीमेंट कब किया गया, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली स्टार्टेड वर्किंग। कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली जो है काम करना शुरू कर देती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो स्टार्ट करती है 9 दिसंबर 1946 को काम करना स्टार्ट करती है, और उस समय सबसे पहले 300 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इन सारे जो कमेटी थी उनकी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया जाता है चार्ज। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश्ड अ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन अगस्त। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसको 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट इस्टेब्लिश्ड की जाती है, एंड द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनाया जाता है इन्हें। ओके, दे टायरसली वर्क फॉर पीरियड, मतलब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज तक काम किया। अब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जो इस पर 64 लाख मनी स्पेंड की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन रेडी, फाइनली इट्स रेडी 26 नवंबर 1949। आई रिपीट, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बच्चों, बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। लेकिन बनने के बाद इसको इन्फोर्स की जाती है, मीन्स इम्प्लीमेंट की जाती है, तो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि 26 नवंबर को बनकर रेडी हो गया, तो फिर क्या ऐसी ज़रूरत थी कि 26 जनवरी 1950 को लागू करें? तो इसके लिए इसका जो रीज़न था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न थी कि 26 जनवरी इसलिए डिसाइड या डिक्लेयर की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस दिन इम्प्लीमेंट होगा। तो हिस्ट्री देखेंगे इंडियन हिस्ट्री को, तो पूर्ण स्वराज यानी 26 जनवरी और 1929 को पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। कौन सी डिमांड की गई? पूर्ण स्वराज की। सो फाइनली आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर
decide that day is very important for us, so that's why we choose that day. 26 जनवरी became our रिपब्लिक डे, और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इस डे को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किए। ये तो होगी कहानी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 8 कमेटी बनाई गई थी। उन 8 कमेटी जो है बच्चों, आप ध्यान देंगे, यूनियन पावर्स कमेटी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंट में था, मीन्स अध्यक्षता में था। सेकेंड जो कमेटी था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, प्रेसिडेंट ओवर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, that is the under Sardar Vallabhbhai Patel. Drafting committee, one of the best and important committee. Okay, drafting committee is presided by Dr. B.R. Ambedkar. Advisory committee on fundamental rights, minority and tribal and excluded area, that is presided by Sardar Patel. This committee had the following 5 subcommittee: fundamental rights subcommittee, J.B. Kirpalani as the chairman; minority subcommittee, S.C. Mukherjee as the chairman; north east frontier tribal area and Assam excluded, partially excluded area, okay, subcommittee with Gopinath Bardoli as the chairman. Excluded and partially excluded area other than those in Assam, subcommittee with A.B. Thakur as the chairman. Northwest frontier tribal area subcommittee और रूलर ऑफ द नेक्स्ट जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी प्रेसिडेंट ओवर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो एक नेक्स्ट कमेटी बनाई गई थी, स्टेट कमेटी है ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में था। और लास्ट कमेटी था एक स्टीयरिंग कमेटी, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। तो इस तरीके से 8 कमेटियाँ बनाई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, यूपीएससी जो एस्पायरेंट्स हैं उन सारे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि ये फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या क्या है। तो पहला तो हम जानेंगे कि फीचर लेंथीएस्ट फीचर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्योंकि लॉन्गेस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स है अभी तक 470 है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी उस समय आर्टिकल 395 थी। शेड्यूल जो अभी आपको देखने को मिल जाएगा 12 शेड्यूल मिलेगा, 25 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया इतनी बड़ी जो आपका देखने को मिलता है आर्टिकल्स, इस वजह से इसको लॉन्गेस्ट। और दूसरी कंडीशन है कि ये मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस है, दूसरे कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। थर्ड जो है जोग्राफिकल फैक्टर है दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्टर है, इस वजह से इसको लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की अगर हम बात करें, इट्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात नहीं कहती, साथ ही साथ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देती है। बोथ जो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देती है। एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है यहाँ आपको बता दिया 470 और 12 शेड्यूल्स है। 1951 में कहा जाए जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुई थी तो 90 आर्टिकल्स एंड मोर देन 100 अमेंडमेंट हैव बीन एडेड, उसमें एडिट की गई थी। तो फाइनली इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशंस को लेंथीएस्ट और लॉन्गेस्ट कहा गया क्योंकि इसमें ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि कहाँ से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें 75% कॉन्स्टिट्यूशन का 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बाकी जो बच गए 25%, तो डैट इज़ द टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, लगभग 11 कंट्री से ली गई है। कितने कंट्री से? 11 कंट्री। ये सभी ध्यान रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीवीआई तो क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली गई इसको डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल जो राइट्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका में बिल ऑफ राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्स ऑफ राइट कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड, डीपीएसपी जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप चलती है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप जो है प्रोसीजर, ये आपका यूके से लिया गया है। 5 ईयर प्लान जो है, जो गवर्नमेंट कभी भी पावर में आती है तो पावर में आने के बाद
वो 5 साल के लिए प्लान बनाती है, स्ट्रैटेजी बनाती है कैसे काम करना है उसे। तो ये प्लान जो स्ट्रैटेजी है यूएसएसआर से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है यूएसएसआर से ली गई है। दैट्स क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया मैंने, उसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जब भी कोई अमेंडमेंट करना हो, चेंज करना हो, तो बहुत इजी वे में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है ब्रिटेन में चलता है वहाँ से। और रिजिडिटी का जो प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज करना, तो वहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे देश में देखने को मिलता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का। फेडरल सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट डिवाइड द पावर अमॉन्ग द 3 गवर्नमेंट। ओके, हमारा जो लेवल होता है 3, उसमें क्या किया गया है, गवर्नमेंट अपनी पावर को डिवाइड कर देती है। ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिटी की बात करें तो ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिटी दैट मीन्स कि गवर्नमेंट बाय कैमरलिज्म में डिवाइड है। सेंट्रल और बाय कैमरलिज्म का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिटी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। डिवीजन जो पावर होती है, 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट का, देयर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, सेकेंड जुडिशियरी एंड थर्ड इज लेजिस्लेटिव। ओके, तो इन 3 ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर की बात करें, इट्स अ मेक द लॉ। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशियरी का क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट द लॉ। तो ये सभी जो आपका फीचर है वो आपको बताया जा रहा है। rigidity of constitution, independent judiciary, single citizenship, bicameralism. So these all are the taken from different country, bicameralism, lower house and upper house. So next, we had already know कि there are 6 fundamental rights. Second feature of the constitutions are fundamental rights. fundamental rights जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन है। 12 to 35 पार्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, पार्ट आपको देखने को मिलेगा थर्ड में, पार्ट आपको थर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो है टेकन किया गया है, बोरो की गई, अडॉप्टेड किया गया है यूएसए से। इमरजेंसी जो पावर है आपका, वो आपका पावर जो है आपका जर्मनी से ली गई है। जब भी गवर्नमेंट इम्पोज करना चाहती है इमरजेंसी को, तो ये प्रोसेस आपका, क्योंकि उस समय जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहती है स्टेट लेवल पर, तो इस टाइप की चीज़ों को हम इमरजेंसी पावर्स कहते हैं। तो डेट बी बोरो फ्रॉम जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होती है लोकसभा राज्यसभा, तो दे आर 2 सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये आपको लिया गया है, आपको यूके से ली गई है, ब्रिटिश से। द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पार्लियामेंट का कुछ फीचर समझ लेते हैं, क्यों हमारे कंट्री ने पार्लियामेंट्री फॉर्म एडॉप्ट किया, क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म एडॉप्ट किया। तो देखते हैं। एग्जीक्यूटिव आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जो लॉ को, वो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर का। समझ में आई बातें। लेजिस्लेचर जो लॉ को फॉर्म करते हैं या बनाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू द लेजिस्लेचर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रूल ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। सेकेंड पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लीडरशिप इन द स्टेट। स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं और कंट्री लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर। दोनों पोस्ट इलेक्टेड नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सिलेक्टेड पोस्ट है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। लोअर हाउस डिसोल्यूशन होती है आफ्टर 5 ईयर्स। तो गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता है ना, 5 ईयर्स होता है। कब तक, जब तक किसी भी कैंडिडेट का उसकी कैंडिडेचर ख़त्म ना की जाए, डेथ ना हो जाए, या फिर कोई रिजिग्नेशन ना बीच में दे दे। गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ द कैबिनेट, गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ द कैबिनेट, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आई होप। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो होती है, ये आपको रेफर करता है इंडियन जुडिशियरी का,
जो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के बेस्ड पे होता है इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। आई एम राइट, ओके, इफ आई नॉट रॉन्ग। सो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। विच इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सबसे जो टॉप होता है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। एंड जो स्टेट लेवल पर जो कोर्ट होता है दैट्स बी कॉल्ड अ हाई कोर्ट। एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है हाई, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जो जजेस का अपॉइंट किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, तो एक कॉलेजियम सिस्टम होती है। कॉलेजियम सिस्टम से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। इट्स ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करो, फिर से पीछे जाओ और फिर से समझो। वीडियो को बार बार आप प्ले करो, आप देख सकते हो, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम जो होता है दोस्तों, विच अपॉइंटमेंट इमिलिवेशन ऑफ जजेस या लॉयर ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट एंड अपेक्स कोर्ट आर डिसाइडेड बाई फोरम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि कोई प्रेजेंट में कोई जज है और जब उसकी रिटायरमेंट होने वाली है तो वो अपने पीछे वाले जो सीनियर जज को नाम प्रेफर करेगा और साथ साथ वो प्रेफर की हुई नाम को 4 सुप्रीम कोर्ट के जज जो सीनियर जजेज होते हैं वो भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये सारे सुझाव किया हुआ नाम फेल हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस चला पूरा, इसको कॉलेजियम सिस्टम कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज द डीपीएसपी। सो फर्स्टली वी डिस्कस कि डीपीएसपी मेंशन इन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में ये डाला गया। और कौन सा पार्ट में, तो 4 पार्ट में, ठीक है। डीपीएसपी जो है, कंसेप्ट ऑफ डीपीएससी फ्रॉम आर्टिकल 45 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस में 45 है आर्टिकल्स, वहाँ से लिया गया। डीपीएसपी का जो मेन एम होता है वेलफेयर स्टेट, यानी स्टेट को सही तरीके से समृद्ध और मतलब वेलफेयर बनाना है, ताकि वो अपने स्टेट सिटीजन्स के बारे में सोच सके, है ना। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की सारी जिम्मेवारी दी जाती है डीपीएसपी में अपने सिटीजन के साथ ट्रीट करने के लिए। दूसरी बात हम करेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉल्ड डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोबल फीचर। द 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, ये भी फीचर है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो जब गवर्नमेंट आती है तो 5 ईयर प्लान बनाती है। 5 ईयर प्लान जो है यूएसएसआर से लिया गया। बच्चे अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट क्या होता है, तो एन अमेंडमेंट इज द चेंज इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एन एक्ट ऑफ पासिंग बिल थ्रू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आई रिपीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेंडमेंट जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस को कहते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड इसमें चेंज की जाती है कॉन्स्टिट्यूशंस में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रिएम्बल प्रस्तावना को कहते हैं। और प्रिएम्बल जो है आपका जो वर्ड है ये अमेरिका से लिया गया है ना। लेकिन प्रिएम्बल में जो वर्ड्स हैं, कंटेंट, वो अमेरिका से नहीं ली गई है, वो आपका लिया गया है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन ली थी, प्रतिज्ञा ली थी, है ना। वो प्रतिज्ञा से वर्ड उन्होंने अपना यूज किया था। वो वर्ड क्या था दोस्तों, वो वर्ड था आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, सेकुलर, ओके, सेकुलर, सोबरन। तो दीज ऑल 5 वर्ड्स आर मेंशन in Jawaharlal Nehru resolution. Some words we added after 20 years after ऐड की गई थी। जैसे 42 अमेंडमेंट 1976 में 2 वर्ड को यूज किया गया था, एडेड। फर्स्ट सोशलिस्ट, सामाजिकता, सेकुलर वर्ड्स, हमारे कोई धर्म नहीं है, दे आर नो एनी रिलीजन ऑफ एनी ऑफ टू नेशन टू स्टेट। डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल को सोल भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे प्रिएम्बल कंटेन्स द ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी अगर बात करें तो प्रिएम्बल पेश करता है इट इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या गोल्स है, उसके विजन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को प्रिएम्बल में लिखी गई है। दूसरी बात हम करेंगे सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था प्रिएम्बल में 42 अमेंडमेंट 1976 को, है ना। और प्रिएम्बल को
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ठीक है। हिदायतुल्ला जी ने कहा था, एम हिदायतुल्ला ने। और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो ड्राफ्टेड जो एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, प्रीएम्बल को, सॉरी। और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है प्रीएम्बल बोर्ड। प्रीएम्बल को किसने क्या कहा? जैसे एन.ए. पालकीवाला ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा, के मुंशी ने हॉरोस्कोप कहा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को, हिदायतुल्ला ने सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस का, इन सारी चीज़ों कही गई। फंडामेंटल राइट्स आपको मालूम है 6 हैं, यहाँ पर दी गई, आप देख सकते हैं, पहले भी हम लोग जान चुके हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राइट टू फ्रीडम जो आपका है, पहले राइट टू इक्वालिटी से चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी आपका 14 आर्टिकल से लेकर 18 तक मिलता है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आपका 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की अगर बात करें 29 एंड 30 में दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ की बात करें तो 32 से लेकर 35 तक। तो ये सारे चीज़ें आर्टिकल्स से आगे देखते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी में जैसे कि हम बात करते हैं बच्चे, आज आगे बात कर लेंगे आर्टिकल्स 14, आर्टिकल्स 15, यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, है ना। तो आर्टिकल 14 से लेके जो 18 है, राइट टू इक्वालिटी, कैसे इक्वल है हम लोग? कास्ट के बेस पर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सारे के बेस पर हम इक्वल है। 15 में है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स। तो इसमें अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया है। जैसे आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर कोई आप टचेबिलिटी जैसे बैडली ट्रीट करता है आपके साथ, तो यू कैन गो थ्रू द आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ओके। मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर बाकी सारे टाइटल को एवोल्यूशन की बात कही गई है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 16 में अगर हम बात करें, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोविजंस की बात कही गई है, ओके। एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट्स, चीज़ें समझ में आ रही है। बात करते हैं 19 से लेकर 22 तक, इसमें फ्रीडम की बात कही गई है। तो फ्रीडम जो है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट कंसर्निंग द फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, असेंबली का फ्रीडम है, एसोसिएशन का फ्रीडम है, मूवमेंट का फ्रीडम है, रेसिडेंस का फ्रीडम है, प्रोफेशन का फ्रीडम है। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 ए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये देखिए, चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम कब मनाते हैं? तो 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 12 जून 2020 को हम चाइल्ड लेबर डे, ठीक है। हमारे देश में सारे धर्मों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है ना। स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटी, राइट टू ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चलिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में क्या है कि रीट ऑफ हैवेस कॉर्पस, रीट ऑफ मैंडेमस, रीट ऑफ प्रोविशंस, राइट टू क्वेक वारंटो, राइट रीट इन सेरिटेरियो, ये सभी चीज़ें आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, आप सीनियर क्लास में जब जाएंगे तब आपको हम इसको डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 होते हैं, एंड दैट इज़ बोरो फ्रॉम रशिया। और 4A में इसका मेंशन है ना। 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर, रिकमेंडेशन पर ये फंडामेंटल ड्यूटी को एडॉप्ट किया गया था, है ना। अगर देखा जाए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था आपका
2002 में। तो वहाँ पर पहले 10 ही था, लेकिन बाद में उसमें ऐड की गई और 11 ड्यूटी बन गया। आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ abided by the Indian Constitution and respect the ideals and institution, the national flag and the national anthem, cherish and follow the noble ideals and inspire the national struggle for freedom, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity, defend the country and render national service when called upon to do us, promote harmony and the spirit of common brotherhood। ये सारी चीज़ें हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फाइनली यहाँ तक हम लोगों ने देखा सारा कुछ, वन बाय वन सब कुछ समझा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने वीडियो अच्छी लगने के बाद क्या करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।